दोस्तों, आज मैं आपको सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ। ये सच्ची घटना है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की। यहाँ पर एक महिला होती हैं जिनका नाम होता है गौरम्बा। इनके जो पति होते हैं वो पति काफ़ी दिन पहले ही मृत हो गए थे। असल में 1970 में 16 मई को उनके पति गैस में खाना बना रहे थे, तो कुकर था या फिर स्टोव था, उसके फटने की वजह से उनके पति की मृत्यु हो जाती है। अब गौरम्बा जो होती है, इनकी एक बेटी होती है जिनका नाम होता है प्रतिभा मूर्ति। ये मल्टीनेशनल कंपनी में HB ग्लोबल सॉफ्ट पॉइंट BPO में सर्विस करती हैं। दरअसल इनकी सर्विस करने के पहले माँ इनको बहुत पढ़ाती लिखाती है। अकेली बच्ची होती है घर में, पढ़ा लिखा कर जब सयानी हो जाती है तब ये लड़की लव मैरिज से शादी कर लेती है। जिसे शादी करती है उनका नाम होता है श्रीनिवास शेट्टी। ये भी मल्टीनेशनल कंपनी में ओकॉन्स फाइनेंस में BPO में सर्विस करते हैं। ये इनका जो एरिया होता है ये कोरायगला नामक जगह में रहते हैं। लड़की की उनसे शादी हो जाती है, लेकिन जो प्रतिभा मूर्ति होती है उसके घर में कोई था नहीं। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ रहती है, इसलिए वो कभी अपने ससुराल में रहती है, कभी अपने माँ के पास रहती है कुछ समय के लिए और अपनी सर्विस करती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो अपने ससुराल में होती है और जब उसे अपनी कंपनी के लिए ड्यूटी में जाना होता था, उनकी ड्यूटी रात को 2 बजे से शुरू होती थी। जब भी वो ड्यूटी में जाती थी तो जाने से पहले अपनी माँ को मैसेज ज़रूर कर दिया करती थी कि मैं कंपनी जा रही हूँ, या फिर कंपनी पहुँचने के बाद अपनी माँ को फ़ोन करके या फिर मैसेज करके हमेशा बताती थी कि मैं कंपनी पहुँच चुकी हूँ। दरअसल वो जिस कंपनी में जॉब करती थी वहाँ से जितने भी काम करने वाले होते थे उनके लिए गाड़ी आती थी लिवाने के लिए, और घर से लिवा के जाती थी, फिर वापस उनको घर तक छोड़ने भी आती थी। अब एक दिन जब वो घर पर थी तभी तैयार होने के बाद अपनी माँ से फ़ोन पे बताती है कि मैं ड्यूटी के लिए तैयार हो चुकी हूँ और मैं अभी ड्यूटी के लिए जाने वाली हूँ, बस गाड़ी का इंतज़ार करती हूँ। बस वो माँ से इतनी बात कर लेती है। माँ उसकी तब तक नहीं सोती है जब तक वो कि मैसेज ना कर दे कि वो कंपनी मेरी बेटी पहुँच चुकी है। लेकिन उस दिन माँ को नींद थोड़ा जल्दी आ जाती है, वो सो जाती है। अब लड़की उधर से गाड़ी आती है और गाड़ी वाला फ़ोन करता है कि दीदी घर के बाहर आ जाओ, गाड़ी आ चुकी है। ये जाती है, प्रतिभा मूर्ति गाड़ी में बैठती है। इसके बाद जब माँ की इधर सुबह में नींद खुलती है, वो मोबाइल अपना चेक करती है सबसे पहले, तो देखती है कि आज उसकी बेटी का मैसेज नहीं आया हुआ है। जो माँ होती है वो तुरंत अपनी बेटी को कॉल करती है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। बहुत परेशान होती है, घड़ी घड़ी फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फ़ोन हर बार ऑफ आ रहा था। वो परेशान होकर अपने दामाद को फ़ोन करती है जिनका नाम होता है श्रीनिवास शेट्टी। तो उनके दामाद भी बताते हैं कि वो तो रात को 2 बजे ड्यूटी के लिए चली गई थी कंपनी पे। उसकी माँ को यकीन नहीं होता कि उसका फ़ोन बंद है और ये भी बता रहे हैं कि ड्यूटी पर गई है। फिर वो सीधे जो स्टाफ का नंबर होता है जिस कंपनी में वो जॉब कर रही थी वहाँ पे कॉल करके पूछती है कि बेटी आई थी कंपनी पे, उनसे बात करनी है। तो वो बताते हैं कि आज तो प्रतिभा मूर्ति ड्यूटी पर आई ही नहीं। अब माँ की परेशानी बढ़ जाती है कि उधर दामाद बताते हैं कि 2 बजे रात को ड्यूटी गई है, और कंपनी वाले भी बताते हैं कि ड्यूटी पे गई है, और उसके पहले उसने भी बताया था कि मैं आज ड्यूटी पे जाने वाली हूँ, लेकिन उसका फ़ोन भी ऑफ आ रहा है। परेशान होकर जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है वो वहाँ पे जाके केस करती है और बताती है कि मेरी बेटी इस तरह से रात को गायब हो चुकी है, गुमशुदा है। उसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है। पुलिस तुरंत एक्शन में आती है, जाँच करना शुरू कर दिया जाता है। ये केस होता है 13 दिसंबर 2005 का। पुलिस जब इंक्वायरी करती है तो पुलिस सबसे पहले उस घर पे आती है, घर से सीधे कंपनी पे जाती है और ये पता करती है कि आखिर उस रात को उसके लिवाने के लिए कौन जाता था। जब पुलिस वहाँ पर पूछताछ करती है तो विशाल नामक ड्राइवर था जो कि उसको रोज़ वहाँ पर लेने जाता था और छोड़ने भी जाता था। जब विशाल से पूछताछ होती है कि तुम उसको लिवाने गए थे, तो विशाल बताता है कि मैं जब आज रात को 2 बजे उसके घर पर गया लिवाने प्रतिभा मूर्ति को, तो वहाँ के पास पड़ोस वालों ने बताया कि प्रतिभा तो पहले ही कंपनी जा चुकी है किसी दूसरे गाड़ी में। लेकिन अब ड्राइवर जब देखता है कि वो जा चुकी है तो वापस कंपनी पे आ जाता है। लेकिन कंपनी वाले ये बात भी बताते हैं कि अगर प्रतिभा को ड्यूटी पे आना होता था या फिर नहीं आना होता था तो एप्लीकेशन दे देती थी वो 1-2 दिन पहले ही, या फिर फ़ोन करके बता देती थी कि मैं आज ड्यूटी पे नहीं आऊँगी। लेकिन जब आज वो रात में ड्यूटी पर नहीं आई है तो ना ही तो उसका कोई फ़ोन आया है और ना ही उसने कोई एप्लीकेशन दिया है। पुलिस जो ड्यूटी पर ड्राइवर होते हैं उन सबसे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि सब तो अपने अपने काम पर थे। कुछ लोग जो अब्सेंट थे, ड्यूटी पर नहीं आए हुए थे, पुलिस उनको भी अरेस्ट करती है। जिनके ऊपर भी शक होता है पुलिस उनको पकड़ लेती है और उनसे पूछताछ करती है। लेकिन 13 दिसंबर को पुलिस पूरी तरह से परेशान हो जाती है
और ये नहीं पता लगा पाती कि आखिर उस दिन विशाल की जगह पे कौन उसके घर पे गया था गाड़ी लेकर। पुलिस को जब कोई क्लू नहीं मिल पाता है तो पुलिस 13 दिसंबर को ये केस सौंप दिया जाता है क्राइम ब्रांच को। क्राइम ब्रांच की टीम आती है, वो लोग भी सीधे पूछताछ करते हैं ड्राइवरों से। कुछ पता जब नहीं चलता तो वो जो प्रतिभा मूर्ति का नंबर होता है उसकी CDR निकालती है, कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल जब निकालती है तो उसमें पता चलता है कि जो सबसे आखिरी कॉल हुआ था वो शिव कुमार नाम के एक आदमी से बात हुई थी आखिरी बार। पुलिस शिव कुमार का नंबर निकालती है और उस नंबर की भी जब आखिरी कॉल डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि शिव कुमार ने भी आखिरी कॉल जब किया था तो प्रतिभा को ही किया था। और इनकी जब लास्ट लोकेशन ट्रैक करती है तो पता चलता है कि प्रतिभा के घर के पास की लोकेशन मिलती है दोनों की। पुलिस सीधे शिव कुमार का एड्रेस निकालते है उस कंपनी से, उसका मोबाइल नंबर सब मिल ही जाता है। पुलिस की एक टीम जाती है जो उसका गांव होता है इसका शिव कुमार का, वहाँ पे पुलिस जाती है तो पास पड़ोस के लोग बताते हैं कि शिव कुमार की पत्नी आज से कई दिन पहले अपने मायके जा चुकी है और शिव कुमार यहाँ घर पर आया ही नहीं। पुलिस वापस आती है। 13 तारीख को क्राइम ब्रांच की टीम परेशान रहती है, 14 तारीख को भी परेशान रहती है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा था कि शिव कुमार आखिर गया कहाँ उस लड़की को लेकर। जब 15 तारीख को कहीं से सुराग मिलता है क्राइम ब्रांच की टीम को, पुलिस जब क्राइम ब्रांच की टीम खोजती है तो एक कमरा उसने लिया हुआ था वहीं बेंगलुरु के शहर में। जब वहाँ पर पुलिस पहुँचती है तो पुलिस को कुछ आवाज़ें बाहर सुनाई दे रही थी जैसे कि टीवी चल रहा हो। पुलिस जब सीधे उसके घर के अंदर प्रवेश करती है तो देखती है कि घर के अंदर टीवी चालू है, उसमें न्यूज़ चल रही थी कि प्रतिभा गायब हो चुकी है और उसके गायब होने में कंपनी वाले ही किसी का हाथ है। फ़ौरन शिव कुमार देखकर खड़ा हो जाता है। पुलिस हैरान हो जाती है कि ये तो घर पे ही है, ये तो भगा ही नहीं कहीं। पुलिस सीधे उसे अरेस्ट कर लेती है, सीधे थाने पे लाती है। उसके साथ जब पूछताछ करती है तो कुछ भी बताने से इनकार कर देता है, बताता है कि इस केस में मेरा कोई हाथ ही नहीं है। पुलिस बहुत सख्ती के साथ उसके साथ पेश आती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बताता। 15 तारीख भी बीत जाती है। अब पुलिस ने जिन लोगों को पहले पकड़ा हुआ था उन सबको छोड़ देती है। अब पुलिस इससे कहती है कि देखो तुम पकड़े जा चुके हो, तुम्हारे साथ हमारे पास बहुत सारे पुख्ता सबूत हैं, तुम जो भी कुछ है वो साफ बता दो, नहीं पकड़े जेल तो तुम्हें वैसे भी होगी क्योंकि लास्ट कॉल डिटेल तुम्हारी है, हमारे पास पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। तो जब 16 तारीख को पुलिस अब उसको छोड़ने की तैयारी में थी कि बस आखिरी बार पूछताछ और कर लेंगे, बस उसके बाद इसे भी छोड़ दिया जाएगा। पुलिस उससे कहती है आखिरी बार कि देखो जो कुछ भी इस केस में हुआ है साफ साफ बता दो, हम कोशिश करेंगे कि तुमको कम से कम सज़ा दिलाई जाए। वो इस बात को सुनकर बताता है कि ठीक है, मैं अपना केस स्वीकार करता हूँ, इस लफड़े में पूरा मेरा हाथ है। वो पुलिस को लेकर जाता है अपने साथ, जो शिव कुमार होता है। 16 दिसंबर को कनकपुरा रोड पर स्थित अंजनापुरा BDA लेआउट नामक जगह पर ले जाता है और एक नाले की तरफ इशारा करता है। पुलिस जब उस नाले पर जाकर देखती है, वहाँ पर एक लड़की का शव मिलता है। पुलिस इस शव को लेकर आती है और जो उसकी माँ थी, प्रतिभा मूर्ति की जो माँ थी गोदारंबा, उनको संपर्क किया जाता है और थाने पर बुलाया जाता है। तो उसकी बूढ़ी माँ होती है बेचारी रोती हुई, अपना एक भाई होता है उसको लिवा कर थाने पे आती है। जब लड़की की लाश को देखते हैं, देखते ही पहचान जाती है ये मेरी ही बेटी की बॉडी है। सीधे उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम से जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इसके साथ दुष्कर्म हुआ है। इसके बाद इसकी गला रेत कर इसकी हत्या कर दी जाएगी। तब वो जो होता है शिव कुमार, वो अपना केस स्वीकार करता है और बताता है कि दरअसल आज से 10 दिन पहले मेरा झगड़ा हुआ था मेरी पत्नी के साथ। मेरी पत्नी अपने मायके चली जाती है 10 दिन पहले। ये घर पे ही रहता है, जब कंपनी पे ड्यूटी पे नहीं जाता, कंपनी वाले पूछते हैं कि तुम ड्यूटी पर क्यों नहीं आ रहे हो, तो ये बता देता है कि मेरी तबीयत सही नहीं चल रही, मैं बीमार चल रहा हूँ, और ये घर पे ही रहता है। अब इसका उस दिन मन करता है कि मैं किसी लड़की के साथ संबंध बनाऊँ, मेरी बीवी मायके गई हुई है। ये उसी कंपनी की और कई 3-4 लड़कियों को भी कॉल करता है और बोलता है कि आज तुम लोगों को मैं आऊँगा लिवाने, बाकी के लोग जो हैं वो छुट्टी पे हैं। बाकी की जो लड़कियां होती हैं वो सब मना कर देते हैं शिव कुमार को कि हम तुम्हारे साथ गाड़ी में नहीं जाएंगे। लेकिन ये जब प्रतिभा मूर्ति को कॉल करता है, वो इसके बहकावे में आ जाती है। ये उस लड़की को बोल देता है, घर पे आता है, फ़ोन करता है, बोलता है कि दीदी आ जाओ, गाड़ी घर पे आ चुकी है। तो जब लड़की आती है और उससे पूछती है कि रोज़ तो विशाल भैया आते थे, आज विशाल भैया क्यों नहीं आती? उस लड़की को बोलता है कि विशाल की आज छुट्टी है, इसलिए आज मैं आया हूँ, आज तुम मेरे साथ चलो। वो सीधे इसके आगे वाली सीट में बैठ जाती है, ड्राइवर के बाजू वाली सीट में। वो हमेशा बगल वाली सीट में बैठती थी
उसको थोड़ी देर बाद जब गाड़ी चलती है तो नींद आने लगती है और वो सो जाती है। लेकिन जब काफ़ी देर बाद उसकी नींद खुलती है तो बोलती है कि हम इस रोड से कंपनी नहीं जाते, आखिर तुम ये दूसरे रास्ते पर कहाँ ले जा रहे हो। ये उस लड़की को बोलता है कि एक महिला और भी है, उनको भी लिवाना है, वो उनका ड्राइवर भी छुट्टी पे है, उनको लिवा के बस सीधे कंपनी चलेंगे। ये सीधे उस गाड़ी को लेकर जाता है। अंजनापुरा जो नामक गांव होता है, अंजनापुरा RDA लेआउट की साइड रोड में जंगल होता है, झाड़ियाँ होती है, नाला होता है। जब वो सुनसान रास्ते पर जाता है तो सीधे गाड़ी अचानक से खड़ी कर देता है और चाकू निकालता है और सीधे लड़की के गले में लगा देता है, प्रतिभा मूर्ति के, और कहता है चीखने और चिल्लाने की कोशिश मत करना वरना गला काट के हत्या कर दूंगा। लड़की डर जाती है, शांत बैठी रहती है। लेकिन तभी सामने से पुलिस की गाड़ी आती है जो कि नाइट में वहाँ पर गश्त करती रहती है। लेकिन जब पुलिस की गाड़ी आती है तो उस लड़की का मुंह दबा लेता है और बोलता है कि चिल्लाने की कोशिश मत करना वरना जब तक तुम चिल्लाओगे और पुलिस मेरे पास आएगी तब तक मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, बाद में भले ही मुझे जेल हो जाए। लड़की इस डर से बैठी रहती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सुनसान रास्ते पर एक 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी है और पुलिस की टीम भी वहाँ पर गाड़ी रोककर एक बार चेक भी नहीं करती कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। अगर पुलिस वाले एक बार वहाँ पर चेक कर लेते तो शायद उस लड़की के साथ दुष्कर्म होने से वो लड़की बच जाती। लेकिन पुलिस चेक नहीं करती, सीधे निकल जाती है। इसके बाद वो चाकू की नोक पे उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता है, उसके साथ बलात्कार करता है। करने के बाद जब इसका मन भर जाता है तब ये सोचता है कि अगर अब मैं इसे ज़िंदा छोड़ दूंगा तो ये जाकर किसी न किसी को बताएगी या फिर रेप का केस करेगी, मैं पकड़ा जाऊंगा। इस डर से उस लड़की का गला रेत कर उसकी हत्या कर देता है और बॉडी को सीधे नाले के अंदर जाकर फेंक देता है। इसके बाद सीधे गाड़ी लेकर वापस अपने घर पे आ जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि दुष्कर्म या फिर कोई भी जुर्म हो, छुपाने से कितना भी कोशिश कर लो तो छुपता नहीं, लास्ट में आखिर आके पकड़ ही जाता है। पुलिस इसकी चार्जशीट तैयार करती है और कोर्ट में पेश करती है। तो इसको 16 अक्टूबर 2005 को इसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है और ये हमेशा हमेशा के लिए जेल का वासी हो जाता है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुख पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है। इस घटना को सुनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। बाकी अगर हमारी मेहनत पसंद आए, आपको मेहनत की है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।